हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो डेली की तरह आज भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर लेके मैं आया हुआ हूँ और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डेली की तरह। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस को और साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स को जो कि आप एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और आज का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है मनीषा सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो OECD में अमेरिकी दूत के रूप में मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं OECD से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो बात करेंगे OECD के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 16 अप्रैल 1948 यानी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस यानी फ्रांस में है। सेक्रेटरी की बात करेंगे तो सेक्रेटरी जनरल जॉस एंजल गुररिया हैं। तो कौन है? तो जॉस एंजल गुररिया हो जाते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल। आई होप कि OECD से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट थे आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस किया है और समझ में भी आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में NTPC ने कहाँ पर हाइड्रोजन कार और बस चलाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लेह और नई दिल्ली दोनों पर जो है हाइड्रोजन कार और बस चलाने की परियोजना का शुभारंभ किया गया है NTPC के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, है ना। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर। तो जो हाइड्रोजन चालित वाहनों से जीरो प्रदूषण होता है और हाइड्रोजन ईंधन इस्तेमाल से वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी, यानी यह इको फ्रेंडली कुल मिलाकर के यह आपका प्रोजेक्ट हो जाता है, इसलिए इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। अब बात आ गई है यहाँ पर NTPC के बारे में, तो डिस्कस करेंगे NTPC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 7 नवंबर 1975 यानी 1975 में NTPC की स्थापना की गई थी। बात करेंगे मुख्यालय की तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय और चेयरमैन एंड MD की बात करेंगे तो गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन एंड MD हो जाते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 29 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नृत्य के प्रति जागरूक करना होता है। तो UN जो है यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया और एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नौवेरे, ध्यान दीजिएगा, जीन जॉर्ज नौवेरे के जन्मदिन की जो है स्मृति में यह अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यह पॉइंट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि किसके उपलक्ष्य या किसकी जन्मदिन की स्मृति में यह अंतर्राष्ट्रीय नृत्य मनाया जाता है। तो जॉर्ज नौवेरे के जन्मदिन की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। यानी अब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ यूनेस्को से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे स्थापना की। तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस यानी फ्रांस में है और अध्यक्ष की बात करेंगे तो आंद्रे अजौले इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब देख लेते हैं अप्रैल मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हो सकते हैं आज हम इसको फिनिश कर देते हैं, है ना। तो
हमने मनाया है 1 अप्रैल को उत्कल यानी ओडिशा दिवस, 2 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। बात करेंगे 10 अप्रैल की तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है 10 अप्रैल को। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस मनाई गई है और 18 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे 23 अप्रैल की तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। बात करेंगे 24 अप्रैल की तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 29 अप्रैल को जो कि मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में, है ना। चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो एक्सिस बैंक के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो एक्सिस बैंक के द्वारा यह अधिग्रहण किया गया है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एक्सिस बैंक की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ इसके अमिताभ चौधरी जी हो जाते हैं। अध्यक्ष इसके राकेश मखीजा हैं। आई होप कि एक्सिस बैंक से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते लेते हैं कुछ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो स्थापना कब की गई थी? तो 2000 में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है मैक्स लाइफ का? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, चीजें क्लियर हुई होंगी इन सभी पॉइंट्स से। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मैक्स इंश्योरेंस का जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो अनलजीत सिंह इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में हुई बैठक में यानी ब्रिक्स की जो बैठक हुई है इसमें इंडिया की ओर से एस जयशंकर ने अध्यक्षता की है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स ब्रिक्स से रिलेटेड। तो यह जो ब्रिक्स होता है यह 5 देशों का समूह है और इससे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ईयर 2010, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल होने पर ब्रिक्स नाम से में बदल दिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका इसमें लास्ट कंट्री शामिल हुई एस नाम से और इसमें एस नाम ऐड कर दिया गया, तब से यह ब्रिक्स हो गया। ठीक है, इसमें 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं इनको देख लेते हैं। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज ब्रिक्स देश में शामिल हैं। कब की गई थी ब्रिक्स की स्थापना? तो 2009 में ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो ब्रिक्स के बारे में चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने जन सेवा केंद्रों यानी CSC को आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो UIDAI के द्वारा यह सुविधा जो है प्रदान कर दी गई है CSC को, है ना। अब जो है CSC के सेंटर्स जो हैं वो आधार में जो जितने भी अपडेशन हो सकते हैं उनको कर सकेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो जो यह UIDAI है ने जन सेवा केंद्रों यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन सर्विस सेंटर को यह स्वीकृति नागरिकों के लिए आधार अपडेशन को आसान बनाने के लिए दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की बात करेंगे तो रविशंकर प्रसाद हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे UIDAI के फुल फॉर्म और भी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो यह जो UIDAI होता है इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। आधार कार्ड हो गया, इन सभी चीजों को यही बनवाता है आप लोगों के पहचान पत्र वगैरह को, है ना, UIDAI के द्वारा, है ना। स्थापना कब की गई थी इसकी? तो 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। आई होप कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब जो भी व्यक्ति या जो भी लोग हैं, अगर वो कोविड-19 से मरते हैं और जो पत्रकार परिवारों से संबंधित हैं, तो उन्हें 15 लाख रुपए की घोषणा की गई है देने के लिए। तो पत्रकारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए अगर वह कोविड-19 से जो है मृत्यु उनकी होती है। तो अब बात आ गई है यहाँ पे ओडिशा राज्य से रिलेटेड, तो देखेंगे इससे संबंधित कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में, है ना, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राजधानी क्या है ओडिशा की? तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और बात करेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसके 5 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। लोकसभा की बात करेंगे तो कितनी लोकसभा की सीटें हैं आपके ओडिशा राज्य में? तो 21 सीटें हो जाती हैं यहाँ पे लोकसभा के लिए। और राज्यसभा की बात करेंगे तो 10 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए हैं। विधानसभा के लिए यहाँ पे 147 यानी 147 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हो जाती है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि बनता है चिल्का झील से। तो चिल्का झील की अगर बात कर लेता है किस राज्य में है इंडिया के, तो यह ओडिशा राज्य में है, और जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करेगा तो वह आपकी ओडिशा झील यानी ओडिशा में स्थित चिल्का झील हो जाती है, और इसे लैगून झील भी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। तो सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, और यह कहाँ पे है? तो यह भी आपके ओडिशा राज्य में ही है। कौन सी नदी पर है यह हीराकुंड बांध? तो यह महानदी पर स्थित है आपका हीराकुंड बांध, है ना। और भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे है? तो यह भी आपके उड़ीसा के तट पर स्थित है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। चीजें क्लियर हुई होंगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो HDFC बैंक जो है रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, HDFC बैंक। ओके, अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे HDFC, उसके बाद हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देखेंगे। तो HDFC की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। स्थापना कब की गई थी HDFC की? तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। अध्यक्ष कौन है इसके? तो CM वासुदेव जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। प्रबंधक की बात करेंगे तो आदित्य पुरी HDFC के प्रबंधक हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में, है ना। तो स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय हो जाता है। संस्थापक कौन है? तो धीरू भाई अंबानी इसके संस्थापक हो जाते हैं, ठीक है। और चेयरमैन एंड MD की बात करेंगे तो मुकेश अंबानी हैं इसके चेयरमैन एंड MD, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया गया है अनुमान 1.9% का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो GDP में काफ़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस इसका मुख्य कारण है। हमारे इंडिया की ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो है GDP काफ़ी नीचे गिरेगी, और या गिर चुकी है, और जिसके बारे में हमारी जो है इंडिया जो रेटिंग्स है इसने इस बारे में जानकारी दी है। तो इसने आंकड़ा जारी किया है, और इस आंकड़े को जो है पब्लिश कर दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि भारत की GDP जो 2021 के लिए गिर करके 1.9% तक रह सकती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो GDP के फुल फॉर्म को देखेंगे तो GDP की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं।
तो क्या होता है यह जीडीपी, एक लाइन में इसकी डिफिनेशन को भी देख लीजिए। तो जो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सरल शब्दों में यही बताना चाहूँगा कि किसी भी देश की सीमाओं के भीतर रह करके जितने भी प्रोडक्शन कार्य होते हैं और जितने भी आय के स्रोत, इनकम जितनी भी जनरेट होती है वह आपकी जीडीपी ही होती है, ठीक है ना, यानी टोटल प्रोडक्शन होता है आपका जीडीपी के अंतर्गत। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो कोविड सेफ नामक यह जो कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है इसे लॉन्च किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो जो यह ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप की विशेषता क्या होती है? तो यह ऐप जो है यह कोरोना वायरस मामले को ट्रेस करने में और जो लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं उनसे संपर्क करने में मदद करेगा, है ना। अपने इंडिया में भी जो है इसी टाइप का एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप का नाम क्या है, आप लोग उस ऐप के नाम को कमेंट में हमें जो है बताएंगे। चलिए अब बात आई है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की कैनबरा हो जाती है, करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ है और उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो है अभिनेता से था। तो यानी ये इरफान खान जो थे अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है ना। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित इरफान खान भारतीय थे। तो दोस्तों अभी जो है एक और एक्टर, काफ़ी माने जाने एक्टर है ऋषि कपूर जी, उनका भी निधन हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस देश को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो अमेरिका के द्वारा पहला जो है डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शे को जारी कर दिया गया है चंद्रमा के। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। चलिए देख लेते हैं अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका यानी यूएसए, इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहते हैं, ठीक है। राजधानी की बात करेंगे तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी हो जाती है। करेंसी यहाँ की अमेरिकी डॉलर है और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे डीसी एक टर्म आया हुआ है, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में लिवरपूल के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? तो वह आयरलैंड के थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में लिवरपूल देश है वहाँ के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी थे आपके रॉबिन्सन और इनका निधन हो गया है जो कि आयरलैंड देश से थे। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे जो कि आयरलैंड से बन सकता है। तो आयरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी की यहाँ की क्या है? तो डबलिन यहाँ की राजधानी हो जाती है। करेंसी की बात करेंगे तो आयरलैंड में चलती है यूरो और राष्ट्रपति यहाँ के माइकल डी हिगिंस हो जाते हैं। प्रधानमंत्री लियो वार्डकर हो जाते हैं। तो क्या नाम है प्रधानमंत्री का? तो लियो वार्डकर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस राज्य ने ठीक होने वाले कोविड-19 रोगियों को 2000 रुपए देने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा 2000 रुपए, जो भी कोरोना वायरस महामारी से बच जाएंगे, यानी जो भी सेफ तरीके से अपना इलाज करवाते हैं और वह सुरक्षित बच जाते हैं उन्हें 2000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखेंगे राजधानी आंध्र प्रदेश की क्या है? तो अमरावती यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। कौन से पार्टी से ये है? तो YSR कांग्रेस पार्टी से है ये।
गवर्नर की बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है। ठीक है, 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना इसके 5 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 25 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं, 11 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए और विधानसभा के लिए 175 यानी 175 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सतीश धवन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर है, स्पेस सेंटर है, यहीं से जो है रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं स्पेस के लिए, तो यह भी आपके यहीं आंध्र प्रदेश में है और श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। चीज़ें क्लियर ही होंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, है ना। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोलेरू झील जो है और पुलिकट झील जो है यह भी आपके आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं ये कोलेरू झील और पुलिकट झील। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो नागार्जुन सागर बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बांध हो जाता है, हर बार लगभग एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बनता है। तो यह कहाँ पे है? तो यह भी आपके आंध्र प्रदेश में है। बात कर लेगा किस नदी पर बना हुआ है, तो यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी यहीं पर स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश में ही नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी है। गुजरात के बाद जो आंध्र प्रदेश आता है यह समुद्री तट रेखा जो है समुद्री तट रेखा के साथ साझा करने वाला दूसरा सबसे लंबी राज्य हो जाता है ना। यानी कि यहाँ की तट रेखा जो है गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा समुद्र के साथ शेयर होती है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पर आता है। चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आप आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है आज का, किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो यह रद्द कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोरोना वायरस महामारी के चलते इस पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह होने वाला पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास है और इसे रद्द कर दिया गया है कोरोना महामारी के कारण, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि पिच ब्लैक जो युद्ध अभ्यास है किन किन दो देशों के बीच में होता है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किया जाता है ना। तो इसे रद्द करने की मेन रीज़न आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, कोरोना वायरस है। और दोस्तों बस आज के लिए सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।